Today we will discuss LC oscillator. LC oscillator. LC oscillator. LC oscillator. ठीक है। अच्छा, ऑसिलेटर का नाम इसके पहले कहीं सुने हैं? ऑसिलेटर का नाम ऑसिलेशन से ऑसिलेटर बना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऑसिलेटर का यूज किए थे हम लोग। कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जी वो? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या हुआ था कि एक डी इधर से था, एक बी इधर से था, और यहाँ आप ऑसिलेटर जुड़े थे, इसलिए कि थोड़ी देर तक ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो गया। ऑसिलेटर का काम ही है, जैसे एक ऐसे आप सर्किट बना देते हैं, ऐसे सर्किट बना दिए तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट इधर से ही ना इधर फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाता है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा हमेशा। लेकिन ऑसिलेटर लगा दिए यहाँ, मान लीजिए कि एगो ऑसिलेटर हेजा लगा दिए, तो थोड़ी देर तक करंट इधर फ्लो होगा और उसके बाद करंट इधर फ्लो होगा। ये टाइमिंग सेट हो जाता है ऑसिलेटर का। आप 1 सेकंड सेट कर दिए तो 1 सेकंड इधर से फ्लो होगा तो 1 सेकंड इधर से फ्लो होगा, क्योंकि ये इसमें भी बताए थे कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये तो ऑसिलेटर का फंक्शन है। वो साइक्लोट्रॉन बताते समय हम बता दिए थे कि भाई ये आप अभी मान जाइए कि ये करता है। अब आज आपको पढ़ना है कि कैसे करता है एलसी ऑसिलेटर। क्या ये संभव है कि करंट थोड़ा इधर से या थोड़ा इधर से काम करे? तो सबसे पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि व्हाट इज ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which changes the direction of electric current or polarity of the same after regular interval of time। ठीक है। ये ऑसिलेटर एक डिवाइस है जो करंट के डायरेक्शन को, चाहे सेल के पोल को, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमेशा चेंज करते हैं। ये ऑसिलेटर होगा। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब एलसी ऑसिलेटर क्या है? तो एलसी इसका नाम पड़ गया कि इसमें 2 ही फैक्टर हैं। एल माने इंडक्टिव कॉइल और सी माने कैपेसिटर। तो एलसी ऑसिलेटर में एन इंडक्टिव कॉइल एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। An inductive coil and a capacitor are connected in series in LC oscillator। उपकरण में बस यही हो गया। अब एक देखिए होता क्या है, पहले तो समझ लीजिए, तब उसके बाद कोनो LC ऑसिलेटर कोनो बक्सा चाहे बढ़न कोनो चीज़ में हती चुकी चीज़ होता है ऑसिलेटर, जिसमें एगो कॉइल है, एगो कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है, सीरीज में जोड़ना है। तो देखिए एगो फिगर हम बनाएंगे तब आप खूब बढ़िया समझ। ये एल है और ये सी है, ये एल है और ये सी है। तो आप ये जानते हैं कि कॉइल में भी करंट फ्लो होता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। और कैपेसिटर में भी आप करंट देते हैं तो एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव आने लगता है तो दूसरे प्लेट पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाता है, तो इसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब पंखा के कंडेंसर वगैरह में चाहे कैपेसिटर में यही ना करते हैं कि लाइन देते हैं तो वो कुछ एनर्जी स्टोर कर देता है, स्टोर करके तब आपको देता है। आप कॉइल का भी यह हाल है कि कॉइल में जब करंट दीजिएगा तो एसी के कारण फ्लक्चुएशन होगा और उसमें नया ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो नया ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा तो वो अपना में स्टोर कर लेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए
कि अभी सारा एनर्जी इस कॉइल पर है। ऐसे हम बनाते हैं, ये जो डिजाइन बनाए हम 4 गो ये कर्व लाइन बताए, ये एनर्जी है, माने 4 गो एनर्जी है। तो अभी कॉइल में 4 एनर्जी है और कैपेसिटर में नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इस कॉइल से करंट इधर की ओर फ्लो होगा, चूंकि इधर 0 है, इधर तब फ्लो होने लगेगा। तो थोड़ी देर के बाद ये फोटो हम फिर बनाए, तो ये यहीं पे रह गया, एगो इसमें का इसमें आ गया, नीचे वाला भीतर वाला में से वो इसमें चला गया, तो इस पर भी कुछ एनर्जी आ गया। अभी वो करंट इधर से फ्लो होगी। धीरे धीरे ऐसे ही ये कैपेसिटर हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। टू एनर्जी इसमें आ गया और 2 एनर्जी इसमें रह गया। अब कैपेसिटर भी आपका चार्ज होने लगा। थोड़ी देर के बाद यह संभव है एक गो इसमें रह गया और 2 गो 3 गो इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद संभव है कि सारी एनर्जी इसमें आ जाए, ठीक है। तो अब इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब एक बात देखिए, अब एक यहाँ आकर कैपेसिटर आपका पूरी तरह से चार्ज हो गया, कॉइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। तब क्या होगा, अब करंट इधर से इधर फ्लो होने लगेगा। ये करंट इधर से फ्लो होने लगेगा। पहले किधर से फ्लो हो रहा था, इधर से, और अब इसी का एनर्जी बढ़ गया और इसका एनर्जी घट गया, तो ये इधर से फ्लो करने लगा। तो फिर अब इसमें चारों है ऐसे, और एक और यदि अब फिगर बनाते हैं तो अब क्या होगा जी, इसमें 3 गो रह गया और इसमें 1, और फिर इसका होने लगेगा। ये प्रोसेस तो हमेशा चलता रहेगा। अब प्रोसेस चलता रहेगा तो एक बार कुछ देर तक इधर से फ्लो होगा, फिर इधर से फ्लो होगा, यहाँ से अब यहाँ से चलने आ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। यही प्रक्रिया है इसकी। ये बात आप समझ गए कि यदि इंडक्टिव कॉइल और कैपेसिटर एक ही सर्किट में लगा दें तो करंट का डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपोजिट होता जाएगा, तो हो गया ऑसिलेशन। तो ये तो फिगर से ना आप बुझ गए, फिगर से बुझ गए जो हाँ जी, पहले तो आप सोचते होंगे कि करंट किधर से जाएगा, कि बदलेगा कैसे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन फिगर से आप बुझ गए कि ना, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। अब इसको थ्योरेटिकली हम प्रूफ करेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है। एनालिटिकल मेथड, इसका एनालिटिकल मेथड, अब देखिए एनालिटिकल मेथड के लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुल मिला करके एक बात आप देखिए, यहाँ की टोटल एनर्जी कॉइल में थी और कैपेसिटर की एनर्जी 0 थी, और यहाँ क्या हो गया है, टोटल एनर्जी कैपेसिटर की है और ये 0 हो गई। तो इसी का ना कुल एनर्जी यहाँ आ गया, एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, टोटल एनर्जी ज्यों का त्यों रहा, टोटल एनर्जी ज्यों का त्यों रहा। तक इंडक्टिव कॉइल की एनर्जी कितनी होती है, इंडक्टिव कॉइल की एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, हाफ LI² आता है, ठीक है।
कैपेसिटर की एनर्जी का क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसकी एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर। कैपेसिटर में हम लोग ये फार्मूला डिराइव किए हैं और कॉइल में हम लोग ये फार्मूला डिराइव किए हैं, इसको देख लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ टोटल एनर्जी इसकी है, इसकी जीरो हो गई, यहाँ टोटल एनर्जी इसकी है, इसकी जीरो हो गई। बीच में भी यदि हम देखते हैं तो थोड़ा इस पर है थोड़ा इस पर, तो कुल मिलाकर तो कांस्टेंट न रहेगा, चाहे उस पर रहे या चाहे इस पर। टोटल एनर्जी तो कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल को ओबे करता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब हो गया कि सो हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, माने इसकी टोटल एनर्जी या प्लस इसकी टोटल एनर्जी दोनों मिला। अब जैसे इस केस में देखेंगे तो ये रहेगा और जीरो हो जाएगा, तो हाथ में रहेगा। और इस केस में देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यही सब इसमें रहेगा। और इस केस में देखेंगे तो थोड़ा इसमें भी रहेगा, थोड़ा इसमें भी रहेगा, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अब देखिए यहाँ हम डिराइव करते हैं जो सचमुच क्या आगे पीछे ये होता होगा, तो इसको करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ऐसी है, तो ये डी बाई डी टी हाफ एल आई स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। एक होता है 1/2 एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं ना, तो 1/2 एल बाहर आ गया, तो डी बाई डी आई स्क्वायर बाई डी टी प्लस इसमें देखिए 1/2 सी कॉन्स्टेंट है, सी कैपेसिटेंस है, चार्ज ही ना बदलता घटता बढ़ता रहेगा। तो ये 1/2 सी और डी क्यू स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई है, यहाँ टी है, तो डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला नहीं लगेगा। हाफ ए इसको जबरदस्ती यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखे ये डी आई से डिवाइड भी कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, प्लस 1/2 सी, यहाँ तक क्यू है, तो क्यू यहाँ रहेगा तबे ना डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको भी डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो लिख दिए। यहाँ से हुआ ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, एक बार वही लाइन हम लिखते। इसका क्या होगा, आई स्क्वायर है, आई है तो 2i हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है n x का पावर n-1, तो पावर यहाँ 2 है तो वही हो गया 2, और यहाँ 2 - 1 ये निकल गया, ये आ गया di/dt प्लस 1/2 c वही हो गया 2q इंटू dq/dt को आप i लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, और इसके नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं।
यहाँ लिखते हैं, चाहे यहाँ लिखते हैं। देखिए 2 2 कट गया, ये फिगर आपका हो गया है, नोट कर लिए हैं। इस फिगर को हम मिटा देते हैं, अभी काम इसमें करना है। और बड़ा बड़ा लिखने से ये हो गया गड़बड़। देखिए ये हो गया यहाँ एल आई और डी बाई डी टी। इस आई को आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। आप प्लस आपको शुरू में हम कहे कि इसको एनालिटिकली हम प्रूफ करेंगे कि हाँ चार्ज इन्हें उन्हें होता होगा। यहाँ क्या बचा है, क्यू आई बाई सी, आई इज इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ एल आई ये डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आई बाई सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जबरदस्ती आप एल आई कॉमन निकालिए, तो यहाँ तो बचा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। इसमें से आई तो आप है, आई निकाल लिए, लेकिन एल तो यहाँ है ही नहीं, तो नहीं है तो बट्टा में कर देते हैं। तो यहाँ 1 बाई एल सी आई इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इससे आपको एक इक्वेशन आ गया, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। एल आई 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। यहाँ ये बात हो गई, इक्वेशन 1 हम लोगों को आ गया। अब आपको थोड़ा सा 11th वाला बात याद करना पड़ेगा। एसएच सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छा है ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम को आप देखे हैं कि ऐसे लटका रहता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है। ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल फार्मूला होता है, वो तो है ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई इज इक्वल टू 0। लेकिन उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं तो ये होता है ऐसे, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एसएचएम में चूंकि डिस्प्लेसमेंट होता है तो डी टू बाई डी टी स्क्वायर है और डिस्टेंस अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट के बदले में एक्स लिखाया है। हाई ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और एक्स से यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट इधर इधर घूमता रहेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट है। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर बढ़ते बढ़ते 0, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। आई में क्या आपको आ गया, एक्स के बदले में क्यू है। तो क्यू का मतलब क्या हुआ कि अब क्यू ही इधर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम और फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। इस इक्वेशन से तो यही पता चल रहा है, जिस तरह का ये डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन है उसी तरह का ये चार्ज में आ गया। एक मतलब ये चार्ज इसका मैक्सिमम हो गया और तो फिर अब इधर से फ्लो होगा, होते 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 इधर मैक्सिमम हो जाएगा, इधर 0 हो गया। अब फिर तब क्या होगा, इधर से एसएचएम का काम है ये, इधर तब इधर मैक्सिमम तब इधर मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम तब इधर मैक्सिमम होता रहेगा। इस इक्वेशन से ये प्रूफ हो जाता है
ये तो एसएचएम जैसा इक्वेशन है। एसएचएम में डिस्टेंस आगे पीछे होता रहता है, तो ये चार्ज के रूप में है, तो चार्ज भी आगे पीछे होता रहेगा। अब एक बात यहाँ थोड़ी अपने काम की बात कर लेते हैं। हई सब तो एक ही जैसा है। यदि इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करते हैं तो हई डिस्प्लेसमेंट के रूप में है तो एक ही जैसा है। क्यू हई क्यू है तो यहाँ एक्स है। ओमेगा स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, इसमें आपको कांस्टेंट क्या आ गया है? तो इसका मतलब है कि यह जो ओमेगा स्क्वायर है यही 1/LC के बराबर है। यो तो कांस्टेंट है ना है, तो कांस्टेंट के जगह पर जो कांस्टेंट आया है वही यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। इसका मतलब है कि इसमें भी एल और सी का इस तरह से वैल्यू रखें कि इसका फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए, तब न सारा का सारा इसमें आएगा, फिर टोटल उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीआर सर्किट का फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है। इससे वो बात भी आप निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है और 1/√LC, n बराबर 1/2π 1/√LC। मतलब कि 1 सेकंड में कई बार करंट इधर से इधर फ्लो होगा, इससे निकाल सकते हैं आप। मतलब n का मतलब यही होगा कि 1 सेकंड में कितनी बार इधर उधर करेगा। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में 5 बार इधर जाएगा तो 5 बार इधर आएगा। ये उसके फ्रीक्वेंसी का हो गया। ये भी एलसीआर सर्किट, एलसी ऑसिलेटर भी। अब इसका नाम बुझ गए होंगे, जो काम तो ऑसिलेटर का है और नाम एलसी ऑसिलेटर का है पड़ गया, इसलिए कि इसमें एक इंडक्टिव कॉइल और एक कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसको याद करके आना है, इसको याद करना है।